गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपकी जो सेकंड बुक है उसका पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, मैंने आपको नोट्स ऑलरेडी दे दिया है। आशा करती हूँ कि आप लोगों ने वो कॉपी में लिख लिया हो। तो पहला जो आपका चैप्टर है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। ठीक है, जब हम नया राष्ट्र बनाने जा रहे थे, जैसे हम ब्रिटिश की गुलामी से आज़ाद हुए थे, अब हमें अपना एक नया देश बनाना था जिसको हमें सिस्टमेटिक तरीके से चलाना है। ठीक है, तो उस राष्ट्र को बनाने के लिए हमारे सामने कुछ चुनौतियाँ थी, कुछ समस्याएं थी। ठीक है, जिनके साथ हमने अपने नए राष्ट्र का निर्माण किया। ठीक है, तो ये चुनौतियाँ कौन कौन सी थी, ठीक है, इसको जानने से पहले थोड़ा सा हम इस पर फोकस करेंगे। ये मैंने आपको लिखाया है, भाग्यवधू से चिर प्रतीक्षित भेंट, ट्विस्ट विद डेस्टिनी, है ना। क्या है ये एक स्पीच है, एक भाषण है जो किसके द्वारा दिया गया है? स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के द्वारा। ठीक है, किस मौके पे? जब भारत आज़ाद हुआ था 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को। ठीक है, भारत आज़ाद कब हुआ था? 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को जब भारत आज़ाद हुआ था, उस समय जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा संविधान सभा का एक विशेष सत्र बुलाया जाता है। ठीक है, और उसको संबोधित करते हुए वहाँ पर उपस्थित होते हुए पंडित जी द्वारा यह भाषण दिया जाता है। और ये भाषण प्रसिद्ध होता है भाग्यवधू से चिर प्रतिष्ठित भेंट के नाम से, यानी ट्विस्ट विद डेस्टिनी। ठीक, अब हम बात करते हैं कि स्वतंत्र भारत के सामने चुनौतियाँ कौन कौन सी मुश्किलें थी जिनसे गुजरते हुए हमको अपने एक नए राष्ट्र का निर्माण करना था। तो 3 मुख्य चुनौतियाँ थी बच्चों। ठीक है, पहली है राष्ट्र एकता व अखंडता को कायम करने की चुनौती। ठीक, राष्ट्र एकता और अखंडता का मतलब क्या हुआ कि हमको अपने राष्ट्र को एक बनाए रखना है, अखंड बनाए रखना है। ये समस्या हमारे सामने क्यों उत्पन्न होती है? ठीक है, क्यों हम एकता और अखंडता की बात करते हैं, ये हम इसी जो चैप्टर है इसमें डिटेल में पढ़ेंगे कि ये चुनौती हमारे सामने क्यों थी। ठीक, दूसरी है लोकतांत्रिक व्यवस्था को सफलतापूर्वक लागू करने की चुनौती। तीसरी चुनौती है विकास की चुनौती या फिर कहीं आर्थिक विकास की चुनौती। ठीक, 3 चुनौतियां हैं। अब बच्चे स्वतंत्र होने से ठीक पहले, ठीक है, मतलब हम जब स्वतंत्र होने जा रहे थे तो सबके मन में ये बात थी, 2 बातों पे सबकी सहमति थी। चाहे वो हम कहेंगे भारत की जनता है, चाहे हमारे वो नेता थे, हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, हमारे संविधान निर्माता थे। ठीक है, वो 2 बातों पे सहमत थे। सबको ये पता था कि जब भारत स्वतंत्र होगा तो भारत को ये 2 व्यवस्थाएं अपने देश में लानी ही लानी है। वो क्या क्या थी कि स्वतंत्रता के बाद देश का शासन कैसे होगा? लोकतांत्रिक होगा। ठीक है, यानी देश की सरकार लोकतांत्रिक होगी, देश की शासन व्यवस्था जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि द्वारा चलाया जाएगा। एक दूसरी थी सरकार सबके भले के लिए कार्य करेगी, यानी सरकार कैसी होगी? समाजवादी होगी। ठीक है, सरकार हर वर्ग के, हर तबके के लोगों के भलाई के लिए कार्य करेगी, उनके कल्याण के लिए कार्य करेगी। ठीक है, तो कह सकते हैं लोग कल्याणकारी सरकार की स्थापना चाह रहे थे, हम समाजवादी सरकार की स्थापना चाह रहे थे, और पहला लोकतांत्रिक सरकार की। ठीक, तो 2 चीज़ें हैं जिन पर हमारी सहमति थी। ठीक, अब है कि भारत का जो जन्म हुआ बहुत ही कठिन परिस्थितियों में। सबको पता है भारत स्वतंत्रता के लिए हमने इतनी लंबी लड़ाई लड़ी है ना। आपको पता है कि कितने जो हमारे महापुरुष थे, कितने क्रांतिकारी थे, जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान भी दिया। और फिर हमें स्वतंत्रता मिली भी तो विभाजन के साथ, और विभाजन हुआ भी तो बहुत सी हिंसा और त्रासदी के साथ। ठीक है, तो ये कैसी परिस्थिति उस समय थी, ये हम अभी आगे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। अच्छा, इसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा मैंने आप लोगों को ये लिखाया है कि द्विराज सिद्धांत क्या है। ठीक है, सीमांत गांधी क्या है, सीमांत गांधी कौन थे। ठीक है, तो द्विराज सिद्धांत को हम पहले पढ़ लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि द्विराज सिद्धांत क्या था। ठीक है, द्विराज सिद्धांत जो था ये एक्चुअली भारत विभाजन का एक प्रमुख कारण, ठीक है, प्रमुख कारणों में से एक था। ठीक, कैसे? जो द्विराज सिद्धांत है इसकी बात किसने की है? मुस्लिम लीग ने। अब मुस्लिम लीग क्या है? मुस्लिम लीग एक संगठन है जिसकी स्थापना 1906 में हुई थी। ठीक है, इसकी स्थापना करने वाले थे मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, यहाँ मैंने ये लिखा हुआ है, मोहम्मद अली जिन्ना थे जिन्होंने मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। किस लिए? मुसलमानों के हितों की सुरक्षा के लिए। ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार
भारत किसी एक कौम का नहीं है, बल्कि दो कौम का है, हिंदू और मुसलमान। इसीलिए भारत को दो कौमों का देश होना चाहिए, एक हिंदुस्तान और एक पाकिस्तान। ये मानना था द्विराष्ट्र सिद्धांत का। ठीक, लेकिन जो उस समय में कांग्रेस थी, जो कांग्रेस पार्टी थी, उन्होंने मुस्लिम लीग का और ये द्विराष्ट्र सिद्धांत का बिल्कुल विरोध किया। ठीक है, वो पाकिस्तान को मतलब पाकिस्तान जैसे देश को बनाने की मांग के पक्ष में नहीं थे। ठीक, अब बात आती है सीमांत गांधी। पहले अच्छा, इसको विभाजन की प्रक्रिया इसको हम बाद में देखेंगे, पहले आप सीमांत गांधी को समझ लीजिए। ठीक है, सीमांत गांधी कौन थे? सीमांत गांधी जिस प्रकार गांधी जी थे, ठीक है, वैसे ही जिनको सीमांत गांधी कहा जाता था, इनका नाम था खान अब्दुल गफ्फार खान। इनके विचार लगभग गांधी जी से मिलते थे, जो कि विभाजन का विरोध करते थे, हिंसा का विरोध करते थे, और वो नहीं चाहते थे कि भारत का विभाजन हो, हिंदू मुस्लिम में दरार पड़े। ठीक है, वो जो पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत था, वहाँ के निर्विरोध नेता चुने गए थे। ठीक है, वहाँ के नेता थे वो पाकिस्तान में मिलना बिल्कुल नहीं चाहते थे, लेकिन जो पश्चिम सीमांतर प्रांत है, ये पाकिस्तान में, ठीक है, पाकिस्तान के हिस्से में चला जाता है, तो मजबूरन इनको भी पाकिस्तान में शामिल होना पड़ता है। ठीक, अब हम बात करते हैं कि जो राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने की चुनौती जो हमारे सामने, पहली चुनौती की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत हम 3 समस्याओं का अध्ययन करेंगे। पहली समस्या है विभाजन की, दूसरी जिसमें कि विभाजन जिसमें विस्थापन और पुनर्वास दोनों को पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरी समस्या है देसी रजवाड़ों को विलय की समस्या। ठीक है, तीसरी समस्या हमारे सामने थी राज्यों के पुनर्गठन की समस्या। तो आइए हम पहली समस्या